नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स को लेकर के, तो बेसिकली पी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिवाइड करने का जो क्राइटेरिया है, उसमें एलिमेंट्स को प्लेस करने का जो क्राइटेरिया है वो भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर ही है। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले हम उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। वो होता है NS2 NP126। जब पी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करे तो वहाँ से कन्फर्मेशन हो जाती है कि वो पी ब्लॉक में प्लेस किया जाएगा। अब यहाँ पे नंबर है 1 to 6 का, इसका मतलब ये हुआ कि अगर NP1 है तो बेसिकली टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन इन दी आउटरमोस्ट शेल, वो कितने हो जाएंगे? 2 तो S के हैं और एक आ गया P का, टोटल हो गए 3। जब NP हो जाएगा 2, यानी कि P में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे तो 2 S वाले काउंट होंगे और 2 P वाले काउंट होंगे, टोटल हो जाएगा 4। सिमिलरली जब P में जाएंगे 3 तो ये टोटल आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5। इसी तरीके से जब P में जाएगा 4 तो ये टोटल आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। अब अगर इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है और लास्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं 3, तो उसका जो ग्रुप होगा, उस ग्रुप को निकालने के लिए आप उसमें ऐड करेंगे 10। जैसे ही आप इस 3 में 10 को ऐड करते हैं तो ये मिल जाता है मेरे को 13। इसका मतलब ये हुआ कि जब P ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा और उसके पहले NS2 फुलफिल होगा तो ग्रुप नंबर क्या आएगा? 13 आएगा। अगर P में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और टोटल आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो इस 4 में भी आप 10 ऐड करेंगे और ग्रुप नंबर क्या मिल जाएगा मुझे? 14 मिल जाएगा। सिमिलरली 5 के साथ भी आप 10 ऐड करेंगे, टोटल हो जाएगा ग्रुप नंबर 15, और 6 के साथ भी आप 10 ऐड करेंगे और ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा आपका? 16। तो इस तरीके से हमें ग्रुप नंबर मिलेगा इन दी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के अंदर हमें अगर ग्रुप का पता लगाना हो आफ्टर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमेशा ही क्या करना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू दी ग्रुप नंबर। यहाँ से आपको मिल जाता है आपके एलिमेंट का ग्रुप नंबर। तो चलो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मैंने लिया सपोज़ कि फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस रखा हुआ है 15th प्लेस पर। जब मैं 15th का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो वो आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। ये हो गया टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस। अब आउटर मोस्ट शेल जो है वो 3rd वाली है। इस आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन आए 5। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन में मुझे ऐड कर देना है 10, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है पी ऑर्बिटल में, और जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करेगा तो टोटल कितना आ जाएगा ये मेरे पास? 15। तो अभी हम रिजॉइन अभी हुई नहीं थी। मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया मीटिंग वैसे। चलो देखते हैं, अगर मतलब मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो तुम लोग रिजॉइन कर लेना दोबारा। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने एक फॉस्फोरस एलिमेंट ले लिया और फॉस्फोरस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है 15। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ तो वो आता है 1s2 देन 2s2 देन 2p6 3s2 एंड देन 3p3। तो एक तो आउटर मोस्ट शेल चेक करनी है। आउटर मोस्ट शेल आ रही है 3rd। आउटर मोस्ट शेल के बाद मुझे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल चेक करना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हुआ है, तो वो पी ऑर्बिटल में हुआ है। इसका मतलब ये कंफर्म हुआ कि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट रहने वाला है। ब्लॉक की कंफर्मेशन मुझे हो गई है। इसके बाद मुझे पता लगाना है कि इसका ग्रुप क्या होगा, तो हम चेक करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स। हमारा काम है टोटल इलेक्ट्रॉन्स चेक करना। टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं मेरे पास इन दी आउटर मोस्ट शेल 5। इस आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 5, 2 हो गए एस ऑर्बिटल के, 3 हो गए पी ऑर्बिटल के। जब एंटर करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में, हमें 10 ऐड कर देना है फॉर फाइंडिंग द ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर मेरे पास टोटल आ जाएगा यहाँ से 15। इस तरीके से हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने जो डिवाइड किया हुआ है ग्रुप 13 to 17, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं बोरोन फैमिली और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP1।
ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं कार्बन फैमिली जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 15th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 16th ग्रुप को बोलते हैं हम ऑक्सीजन फैमिली या चाल्कोजेंस, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 और 17th में आ जाते हैं हेलोजेंस, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका है NH2 और जो लास्ट ग्रुप है जिसको हम इनर्ट गैस का ग्रुप बोलते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंटेन करता है NH2 अब ये इनर्ट क्यों है? क्योंकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट मीन्स इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल दोज एलिमेंट्स विच कंटेन्स टोटल 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल आर नोन एज इनर्ट या फिर नोबल एलिमेंट्स। और यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं वो गैसियस फेज में पाए गए जिसकी वजह से इनका नाम पड़ा नोबल गैसेस। तो अगर हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक इनमें वो आ जाती है कि एक तो इनके आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन हम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। तो बेसिकली ये सारी की सारी क्या है? नॉन मेटल्स हैं। कौन से ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, कौन सी पार्ट की हम बात कर रहे हैं? पीरियोडिक टेबल के नॉन मेटल पार्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि ये पी ब्लॉक में रखे हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की नेचर तो रखते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की नेचर नहीं रखते। जब इनके अंदर टेंडेंसी ही नहीं है लॉस करने की तो इसका मतलब यह है कि इनकी IE या IP बहुत हाई होगी। S ब्लॉक के कंपैरिजन में इनकी IE और IP बहुत हाई होगी क्योंकि इनके अंदर टेंडेंसी ही नहीं है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की, क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड ये रखते हैं कि इनको इलेक्ट्रॉन मिल जाए फॉर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट। कैसे? जैसे 17th ग्रुप के एलिमेंट की मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब यह है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको ऑक्टेट पूरा करना है क्योंकि एवरी एलिमेंट हैज़ द टेंडेंसी टू अचीव देयर ऑक्टेट, ये ऑक्टेट रूल कहता है हमसे। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन 8 में कैसे कन्वर्ट होंगे? बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास गेन की नेचर है ना कि लॉस करने की, जिसकी वजह से इनकी IE या IP बहुत हाई होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द S ब्लॉक एलिमेंट्स। दूसरी चीज़, इनके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी होती है। ये क्या करते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। और जो एलिमेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। इनमें से कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी पाए जाएंगे, जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। यानी कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। तो सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द पी ब्लॉक शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं इन देयर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, इन देयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगर बात करें पी ब्लॉक के अंदर कुछ मेटल्स भी रखी हुई हैं और मोस्टली क्या है यहाँ पे? नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स की परसेंटेज बहुत कम थी, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स रखे हुए जिनमें मेटालिक करेक्टर भी था और नॉन मेटालिक भी था, लेकिन उनके अंदर नॉन मेटल का करेक्टर एज कंपेयर टू मेटल से ज़्यादा पाया गया, जिसकी वजह से उनका नाम पड़ गया मेटलॉइड्स। उनको क्या बोला गया? मेटलॉइड्स। नॉन मेटल ग्रुप में क्यों रखा? क्योंकि नॉन मेटल का करेक्टर ज़्यादा था और मेटल का करेक्टर कम था। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? आर्सेनिक की या एंटीमनी की, ये दोनों मेटलॉइड्स हैं। सेमीकंडक्टर्स भी रखे गए हैं, जैसे जर्मेनियम है और सिलिकॉन है, कार्बन फैमिली में है। ये बेसिकली नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी। इनके अंदर मेटल का करेक्टर भी है, नॉन मेटल का करेक्टर भी है, लेकिन नॉन मेटल करेक्टर ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी मेटल करेक्टर, जिसकी वजह से इनको बोला गया है मेटलॉइड्स और प्लेस दिया गया है नॉन मेटेलिक ग्रुप के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पी ब्लॉक के अंदर कुछ मेटलॉइड्स को भी प्लेस दिया गया है, यानी कि जब हम स्पेसिफिक किसी ग्रुप की बात करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे मेटालिक करेक्टर डाउन टूवर्ड्स क्या हो रहा हो? इंक्रीज हो रहा हो, और लेफ्ट टू राइट मेटालिक करेक्टर क्या हो रहा है? पीरियोडिक टेबल में डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एस ब्लॉक मोस्ट ऑफ द लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है और पी ब्लॉक राइट साइड पे रखा हुआ है। एस ब्लॉक मेटल का ग्रुप है, पी ब्लॉक नॉन मेटल का ग्रुप है। सो व्हेन वी गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस क्योंकि मेटल से दूर होते जा रहे हैं,
और नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज क्योंकि नॉन मेटल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करें अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को लेकर के कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को किस तरीके से यहाँ पर प्लेस मिला है, तो बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर ही इनको प्लेस दिया गया है। लेकिन जो डी ब्लॉक है उसमें 3 to 12 ग्रुप्स हैं, टोटल 3 to 12 ग्रुप्स। और जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS 0 से 2। ज़रूरी नहीं है कि S में एक इलेक्ट्रॉन जरूर आए, S खाली भी रह सकता है। और इस वाली N से पहली एक शेल यानी कि N-1 उसके D ऑर्बिटल में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो पहली वाली शेल में D में ऑर्बिटल में, और चाहे 0 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट S में, या फिर 1 हो या 2 हो। यानी कि हो सकता है कि कंपैरिजनली मैं कंपैरेटिवली एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ 3D10 और 4s2। तो इसका मतलब क्या है कि N की वैल्यू 4 है और इससे पहला वाला जो है वो N-1 हुआ, 4 - 1 = 3। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 और D में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 10। इसका मतलब ये कौन से ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होगा, कौन से ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन होगा, एलिमेंट होगा, D ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ये S ब्लॉक में कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके पीछे का रीज़न है आउफबाउ प्रिंसिपल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आउफबाउ प्रिंसिपल 4s की एनर्जी 3D की एनर्जी से कम है, जिसकी वजह से पहले हम 4s भरते हैं फिर उसके बाद 3D भरते हैं। इसका मतलब वो जो डायग्राम फ्लो चार्ट मैंने बनवाया था कि इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी शेल्स इलेक्ट्रॉन्स की फुलफिलमेंट होती है, उसमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उस केस में पहले हम 4s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद 3D में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। यानी कि अगर मान लो कि मैं 24 या चलो 25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, 25 पे रखा हुआ है मैंगनीज़, तो मैंगनीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3D कितना आ जाएगा 5। देखो 4s2 तक टोटल हो जाते हैं 20, 3D में टोटल आ गया 5, हो गया 25। तो ये अकॉर्डिंग टू दी आउफबाउ प्रिंसिपल मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। आउफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि 3p के बाद पहले 4s भरा जाएगा क्योंकि 4s की एनर्जी कम है किससे, 3D से। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करा है D ऑर्बिटल में, क्योंकि 5वां जो इलेक्ट्रॉन मैंने भरा है, 5 इलेक्ट्रॉन जो मैंने लास्ट में डाले हैं वो D ऑर्बिटल में डाले हैं। ये मैटर नहीं करता कि वो कौन सी शेल में पड़े हैं। तो D ऑर्बिटल में पड़े होने की वजह से इसको ब्लॉक मिला है D। और अगर मैं इसका ग्रुप का पता करना चाहूँ कि ये कौन से ग्रुप में रखा जाएगा या इसको कौन सा ग्रुप दिया जाएगा, तो ग्रुप निकालने के लिए एक छोटा सा रूल जो याद रखना है कि जो आउटरमोस्ट शेल थी NS, उसके इलेक्ट्रॉन्स में N-1 D वाले इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो। आउटरमोस्ट शेल कौन है 4s, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, और N-1 D वाली कौन है 3D, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5। इसका मतलब टोटल कितना आ गया 7। इसका मतलब ये हुआ कि मैंगनीज को 7th ग्रुप में रखा गया है। जैसे हमने S के लिए सीधा सीधा देखा था कि S में अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो फर्स्ट ग्रुप, S में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो सेकंड ग्रुप, P में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड कर दिया तो हमें ग्रुप नंबर मिल गया। तो D के लिए ये कॉमन रूल है कि आपको NS के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देना है N-1 D के इलेक्ट्रॉन्स में, तो आपको मिल जाएगा ग्रुप नंबर ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट। जैसा कि मैंने यहाँ किया कि जो NS है वो 4 है, तो 4 के S में टोटल थे 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। N-1 D वाली शेल थी 3D, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन थे 5, मैंने 5 ले लिए, दोनों को ऐड किया, टोटल आ गया 7। इसका मतलब ये है कि मैंगनीज को पीरियोडिक टेबल में 7th ग्रुप में रखा गया है, जो 3 से 12 के बीच में बिलोंग करता है, जहाँ पे D ब्लॉक के एलिमेंट्स को प्लेस दिया गया है। अब ये जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको पीरियड वाइज ट्रांजिशन सीरीज में डिवाइड किया गया है। रीज़न इसके पीछे का ये है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। D ब्लॉक के एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं सारे के सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई 1-2 एलिमेंट ही ऐसे होंगे जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ना दिखाते हों। P ब्लॉक में 1-2 ऐसे होते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, लेकिन D ब्लॉक में सारे ही ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे दिखाएंगे, वेरिएबल दिखाएंगे। तो बेसिकली इनको पीरियड वाइज इस तरीके से 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है। सेकंड पीरियड,
सॉरी सेकंड पीरियड नहीं, यहाँ पे डिवाइडेड होंगे आपके टोटल थर्ड पीरियड से, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, 6D सीरीज़। सीरीज़ कैसे पढ़ेंगे हम? सीरीज़ का नाम होगा 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़। डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड्स और डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द d orbital, they can be classified into 4 transition series named as 3D, 4D, 5D and 6D सीरीज़। तो ये सीरीज़ हम स्टेप बाय स्टेप डी ब्लॉक में पढ़ेंगे इन दी 12th क्लास। अगर हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट सॉफ्ट थे, पी ब्लॉक के एलिमेंट और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं, तो ये जनरली पाउडर बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो डी ब्लॉक में रखी हुई हैं मेटल्स वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, वो मेलेएबल भी होती हैं, वो डक्टाइल भी होती हैं, क्योंकि आयरन है, कॉपर है, टंगस्टन है, ये सारे डी ब्लॉक के अंदर रखे हुए हैं। और आयरन और कॉपर की हम शीट्स भी बनाते हैं, वायर्स भी बनाते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्टली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं ड्यू टू द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बहुत तेज़ी के साथ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की हेर फेर करते हैं। इनके पास नॉर्मली, अभी हम बात कर रहे हैं बार बार वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की, जब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे कि मैंगनीज की ही मैं बात करूँ तो वो +5 भी दिखा रहा है, +7 भी दिखा रहा है, +2 भी दिखा रहा है। इस तरीके से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अलग अलग कंपाउंड्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग पाई जाती हैं, और मोस्टली ये क्या बनाते हैं, कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जाने जाते हैं अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से या कलर्ड आयन की वजह से। इनके अंदर टेंडेंसी होती है लॉस और गेन करने की भी, और साथ के साथ शेयर करने की भी। तो जब ये लॉस और गेन करेंगे किसी कंपाउंड में तो ये आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, और जब ये शेयरिंग करेंगे तो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। जितनी भी हमारी ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी अलॉय बनाने के लिए भी यूज़ की जाती हैं। जैसे कि अगर मैं किसी पुल की प्रिपरेशन की बात करता हूँ या फिर ब्रिज फॉर्मेशन की बात करता हूँ, तो वहाँ पे आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये सब चीज़ें मिक्स कराई जाती हैं, एक अलॉय बनाया जाता है। और जनरली हम अपनी किचन के अंदर भी बहुत सारे अलॉय का यूज़ करते हैं, या फिर अपने घरों में यूटेंसिल्स में बहुत सारे अलॉय फॉर्मेशन का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट इसमें हम बात करें अगर, वो आ जाते हैं हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके बिहाफ पे हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एफ ब्लॉक में रखा जाना है या नहीं, होता है n-2 एफ में 0 to 14 इलेक्ट्रॉन्स, n-1 डी में 0 to 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ns2। इसका मतलब ये जो ns2 है, मान लो सपोज़ कि मैंने कहा कि 6s2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल है, इसके पहले वाली जो होगी वो होगी 5d। अब ज़रूरी नहीं है कि 5d में सारे इलेक्ट्रॉन हो, d में केवल 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे ही मैं फोर्थ वाली शेल पर जाऊंगा तो वहाँ पे एफ सब शेल में 0 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन कितने भी पाए जा सकते हैं। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का। इसको उल्टा ही याद करना तो आसान पड़ेगा। पहले हम लेते हैं ns2, फिर हम लेते हैं n-1 d 0 से 2, फिर हम लेते हैं n-2 f 0 से 14। इस तरीके से इसको याद किया जाएगा। तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जा रहा होगा तो ब्लॉक कन्फर्मेशन होगा, और कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उससे कन्फर्मेशन होता है इनके ग्रुप का। लेकिन एफ ब्लॉक में केवल एक ही ग्रुप है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को केवल थर्ड ग्रुप में प्लेस मिला है। मैंने पीरियोडिक टेबल जब दिखाई थी उसमें 2 बॉक्स दिखवाए थे, जिनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे प्लेस मिला है। तो ये बेसिकली थर्ड ग्रुप के बॉक्स हैं जो कि 6th पीरियड और 7th पीरियड से बिलोंग करते हैं। 6th पीरियड में और थर्ड ग्रुप में एक बॉक्स है जिसमें 57 to 71 तक एलिमेंट्स रखे गए थे, और 7th पीरियड में 90 to 103 एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट्स रखे गए थे। तो ये दोनों ब्लॉक्स को नाम दिया गया था एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स का, और पीरियोडिक टेबल में इनको सबसे नीचे हॉरिजॉन्टली 2 पीरियड बना करके रिप्रेजेंट किया गया था, क्योंकि टोटल इस तरीके से कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने एलिमेंट्स इसके अंदर आए थे, 14 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आए थे, 57 to 71 और 90 to 103। अगर हम इनकी नाम की बात करें, क्योंकि ये डी ब्लॉक के अंदर थर्ड वाले ग्रुप में 6th और 7th पीरियड में रखे गए हैं, तो इनके अंदर ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज़ भी थी, और ट्रांजिशन के अलावा और भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ थी जिसकी वजह से इनका नाम पड़ा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो जनरली ये जो मेटल्स होती हैं एफ ब्लॉक वाली, वो सारी की सारी बहुत हैवी होती हैं,
वज़न होता है इनमें काफ़ी, जिसकी वजह से इनको हैवी मेटल्स बोला जाता है, और मोस्टली रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी भी इनके अंदर पाई जाती है। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डी ब्लॉक की मेटल से भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और उनसे भी ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को ये रिप्रेजेंट करते हैं। कलर कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी इनके अंदर भी होती है, ये भी अपने कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, कलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो कलर कंपाउंड्स कह लो या कॉम्प्लेक्स बना लो। कॉम्प्लेक्स जो होंगे बेसिकली कुछ इस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मैंने बनाया K4FeCN6, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें ये डी ब्लॉक की मेटल मैंने प्लेस करी है, तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी बनाते हैं, और सेम यहाँ पे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी मैं रख सकता हूँ। जैसे कि सपोज मैं एक्टिनाइड रख दूँ इसकी जगह, या लैंथेनाइड रख दूँ इसकी जगह, या टंगस्टन रख दूँ इसकी जगह, इसी तरीके से जर्कोनियम रख दूँ इसकी जगह। तो बेसिकली वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्स होंगे। जो एलिमेंट्स होते हैं एक्टिनॉइड सीरीज़ के ऊपर वाली जो 6 पीरियड वाली है, वो नेचर में कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। इनके अंदर रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। रेडियो एक्टिविटी इज दैट प्रॉपर्टी इन विच एलिमेंट्स डिकम्पोजेज बाय इटसेल्फ। ये टाइम के साथ साथ अपने आप ही क्या होते रहते हैं, डिकम्पोज होते रहते हैं, अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को रेडिएट करते रहते हैं। अल्फा बीटा गामा रेज को क्या करते रहेंगे, रेडिएट करते रहेंगे। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो बेसिकली ये एक ओवरव्यू मिल गया हमें क्लासिफिकेशन करने का एलिमेंट्स को इन दी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, और साथ ही साथ हमें प्रॉपर्टीज़ मिल गई कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, सिमिलरली डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो अभी के लिए केवल इतना ही। इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। उन सभी में हम बात करेंगे अब पीरियोडिक ट्रेंड्स को लेकर के, जैसे कि एटॉमिक रेडियाई है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वैलेंसी है, आयोनिक रेडियाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो वो बेसिकली जितने भी हमारे पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जिन पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रेंड्स को लेकर के, यहाँ से एमसीक्यूज भी बनते हैं और रीजन दर्शन भी बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में ये ट्रेंड्स किस तरीके से चलते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और कौन सी प्रॉपर्टी घटती है। सिमिलरली कौन सी प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम बढ़ेगी और कौन सी प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम घटेगी।